हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। ठंड बहुत बढ़ गई है तो ठंड का भी विशेष ध्यान रखेंगे जिससे आपकी तबीयत ना ख़राब होने पाए, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब होगी तो वो 1 2 दिन 3 दिन जब तक आपकी तबीयत ख़राब रहेगी उससे हमारा पढ़ने में नुकसान ही होगा। ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य होता है तभी हम अच्छा पढ़ सकते हैं। ठीक है। एक बहुत पुरानी कहावत है इंग्लिश में जिसमें आप कहते हैं कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। मतलब अगर स्वस्थ शरीर है तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है, अच्छा होता है। मस्तिष्क स्वस्थ है, अच्छा है तो मेमोरी पावर अच्छी होगी। मेमोरी पावर अच्छी होगी तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी, और अगर आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी तो आप अच्छा उत्तर लिखेंगे। अच्छा उत्तर लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगी। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसका सवाल आपको एग्ज़ाम में आता है, और वो होता है सेल विभव, सेल पोटेंशियल निकालना। और एक सवाल इस पर, एक इस तरीके का सवाल आता है, और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने कहा था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉट लगाते हैं, ठीक है, या ज़ीरो, जो भी पढ़िए, डेल्टा जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ज़ीरो। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में मानक सेल विभव का इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, मानक अवस्था क्या होती है, जब ताप 298 केल्विन, दाब 1 एटमॉस्फेयर, और सांद्रता जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोड्स में भरे होते हैं उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता 1 मोलर होती है। तो वो कंडीशन क्या है, मानक अवस्था। और उस अवस्था में जो भी विभव हम निकालते हैं उसको हम मानक विभव कहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने सेल विभव निकालना सीखा था। तो सेल विभव में हमने कहा था कि सेल विभव क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान रखना है कि हमें अपचयन विभव ही रखना होता है। अगर अपचयन विभव नहीं दिया गया है, आक्सीकरण विभव दिया है, तो पहले उसको अपचयन में बदल लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड। उसका तरीका भी आपको मैंने बताया था। ठीक। आज हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट चीज़ है जिस पर कि सवाल आता है। ठीक है। वो नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, वो है हमारा नस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं भाई किस चीज़ की, चलिए हम लोग बात करते हैं नस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन। ठीक है। बात करते हैं नस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन। चलिए नस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन। तो देखिए, नस्ट समीकरण या नस्ट इक्वेशन की हम बात अगर हम करते हैं तो उससे पहले हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नस्ट इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। क्योंकि नस्ट समीकरण से भी हम क्या करते हैं, इससे भी हम सेल पोटेंशियल ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, सेल पोटेंशियल ही निकालते हैं, यानी या हम कह सकते हैं ईएमएफ ही निकालते हैं। मतलब कुल मिला के हम निकालते क्या हैं, इससे भी हम निकालते हैं सेल विभव ही। तो अगर हम इससे भी सेल विभव निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल रहे हैं, विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं, तो फिर ये जो हम फॉर्मूला पढ़ें कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये भी तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पहले ही पढ़ा। तो इसका जब ये था तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। देखिए, अगर आपको याद हो तो जो ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये जनरली जो फार्मूला यूज़ होता है ये मानक अवस्था के लिए इस्तेमाल होता है। मानक अवस्था मतलब वही टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटीएम। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडलीय दाब, और कंसंट्रेशन, मेनली कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन जो है वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर। ठीक है। 1 मोलर जो कंसंट्रेशन है, 1 मोलर सांद्रता जो है, ठीक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक, तभी हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब
जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड्स थे उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर से कम या ज़्यादा हो, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर से कम हो या क्या हो, ज़्यादा हो, तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता अगर कम ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें नस्ट इक्वेशन का प्रयोग करना पड़ता है, नस्ट समीकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब क्योंकि कंसंट्रेशन सांद्रता भी जो है वो सेल विभव सेल विद्युत वाहक बल को चेंज कर देती है, बदल देती है। तो अगर सेल का कंसंट्रेशन सेल पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है कंसंट्रेशन चेंज करने से, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई कि जो हमारा सेल विभव है उसको निकालने के लिए कोई दूसरा इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जिसमें कि कंसंट्रेशन टर्म्स भी आए, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से काम नहीं चलेगा। तो इसी के लिए नस्ट समीकरण डिराइव होता है। अब नस्ट समीकरण डिराइव करने के कई तरीके हैं, आप कई तरीक़ों से नस्ट इक्वेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं, ठीक। चलिए नस्ट इक्वेशन हम लोग देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं नस्ट इक्वेशन। तो देखिए कई तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल आसान तरीका है। क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में हम गिब्स मुक्त ऊर्जा, क्या भाई, गिब्स मुक्त ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक में संबंध पढ़ते हैं, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक में संबंध पढ़ते हैं। अभिक्रिया निर्देशांक को हम कैपिटल Q से, और गिब्स मुक्त ऊर्जा को तो हम लोग जानते ही हैं, इसको हम लोग डेल्टा G से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मानक अवस्था की बात होगी तो मानक अवस्था के कंडीशन में डेल्टा G नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। क्या इक्वेशन होती है अगर आपको याद हो, ठीक है, तो वो इक्वेशन होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट, ठीक है, प्लस RT/LN/Q, ठीक, ये इक्वेशन होती है। डेल्टा G क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ठीक है, सामान्य कंडीशन में। डेल्टा G नॉट क्या है, मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। R गैस नीयतांक है, T टेम्परेचर है, LN लॉग का फॉर्म है, और Q जो है वो अभिक्रिया निर्देशांक है। ये संबंध होता है ठीक। अब हमें मालूम है, सिंस वी नो, क्या जानते हैं हम भाई, हम जानते हैं कि डेल्टा G बराबर होता है -NF, ठीक है, ई सेल, ठीक, ये होता है -NF ई सेल। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, तो डेल्टा G की जगह क्या लिख सकते हैं, -NF ई सेल। तो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा इक्वेशन -NF ई सेल बराबर, मानक अवस्था में लिखेंगे तो -NF ई नॉट सेल प्लस RT/LN/Q हो जाएगा, कोई दिक्कत। -NF कॉमन ले लीजिए, -NF कॉमन ले लिया तो ये हो गया ई सेल बराबर, यहाँ पे -NF कॉमन लेंगे तो -NF कॉमन हो गया, ये हो गया ई नॉट सेल, और ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा RT, और यहाँ पे नहीं है NF तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा NF, और ये हो जाएगा LN/Q। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत आसान है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या इक्वेशन होगी भाई, इक्वेशन हो गई हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF/LN/Q। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई संबंध, प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान है। अब अगर हम R की वैल्यू रख दें 0.0821, टेम्परेचर रखते हैं 298 केल्विन, और फैराडे ये होता है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन यूनिट में, और
फराडे की वैल्यू रख दें जो कि होता है 96500 कूलॉम। ठीक, अगर ये वैल्यू हम लोग रख दें तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, पूरा रख करके जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये हो गया 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाई n इंटू 96500 LN/Q। सब सॉल्व करेंगे तो ये आता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, ठीक है, और LN/Q, ये आता है ई सेल का वैल्यू। और यही जो हमारा बनता है ये क्या है हमारा भाई, ये हमारा नस्ट इक्वेशन है, राइट। क्या है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज नस्ट इक्वेशन। क्लियर है। तो हमारा नस्ट समीकरण आ गया, नस्ट इक्वेशन आ गया कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 LN/Q। चलिए Q का वैल्यू देख लेते हैं। तो अगर आपको याद हो तो अभिक्रिया निर्देशांक Q बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये होता है, ठीक है। प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता को डिवाइड करते हैं उत्पाद की सांद्रता से, ठीक है। उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं बटे किसकी सांद्रता भाई, अभिकारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन को, और रेशियो जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा क्या, अभिक्रिया निर्देशांक, रिएक्शन कोशेंट। यहाँ तक कोई समस्या, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें मालूम है कि हम ये जो सेल पढ़ रहे हैं वो कौन सा सेल है, ठीक है। सिंपल सेल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कौन सा सेल होता है हमारा भाई, डेनियल सेल, यही तो पढ़े हैं हम लोग, ठीक, जिसमें कॉपर और जिंक का क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। जिंक का जो है वो क्या बनता है, एनोड, कॉपर का क्या बनता है, कैथोड, और जो जिंक पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो अगर हम एनोड की रिएक्शन लिखें तो एनोड का रिएक्शन क्या होता है भाई, जिंक जो है वो बदलता है सॉलिड फॉर्म में, बदलता है किसमें, जिंक +2 एक्वस फॉर्म में, ठीक। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ फार्मूले में रखना है, ठीक। +2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और अगर हम लोग कैथोड का रिएक्शन लिखें तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है भाई, कॉपर +2 एक्वस आयन का अपचयन होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें, कॉपर सॉलिड में, ठीक है। पढ़ा है ये हम लोगों ने, किस में होता है भाई, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए, नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या था भाई, डेनियल सेल जो है उसमें क्या है कि एनोड है, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। इन दोनों को जोड़ करके हम क्या लिखते हैं, सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया। तो भाई सेल अभिक्रिया क्या लिखी जाएगी बताइए। तो आपको मालूम है कि सर सेल अभिक्रिया दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आप क्या देखेंगे, सेल अभिक्रिया क्या लिखी जाएगी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस आयन, ठीक। दोनों को जोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, जिंक +2 एक्वस आयन प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। क्या हम इसका रिएक्शन कोशेंट अभिक्रिया निर्देशांक लिख सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक। उत्पाद में क्या है भाई, जिंक +2 एक्वस आयन है, इसकी सांद्रता इंटू कॉपर सॉलिड की सांद्रता बटे अभिकारक में क्या है भाई, जिंक सॉलिड है, इसकी सांद्रता इंटू कॉपर +2 एक्वस आयन है, इसकी सांद्रता। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, कुल उत्पाद की सांद्रता बटे कुल अभिकारक की सांद्रता। ये बहुत आसान है, ठीक। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सॉलिड होता है, ठीक है, जो चीज़ सॉलिड होता है, सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है उसको हम 1 लेते हैं, यूनिट लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है,
सॉलिड चीज़ का जो कंसंट्रेशन है वो हम 1 कंसीडर करते हैं, क्योंकि सॉलिड में कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता नहीं है, ठीक है। ठोस अवस्था में हम मानते हैं कि कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे जो जिंक सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन 1 रखनी है, और यहाँ पे जो कॉपर सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन 1 रख देनी है। तो अगर इसको 1 1 रख देंगे तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा, हमारा क्यू हो जाएगा जिंक +2 एक्वस आयन की सांद्रता बटे कॉपर +2 एक्वस आयन की सांद्रता। बोलिए यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्यू का वैल्यू, ठीक, क्योंकि इस दोनों का वैल्यू 1 1 हो गया, ठीक। जिंक क्या है, एनोड। जिंक का क्या बनाते हैं हम डैनियल सेल में, एनोड। कॉपर का क्या बनाते हैं, कैथोड। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एनोड की सांद्रता बटे किसकी सांद्रता भाई, कैथोड की सांद्रता। एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन, ये हम क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। डैनियल सेल में एनोड जिंक का बनाते हैं तो जिंक +2 आयन की सांद्रता बटे कॉपर +2 आयन की सांद्रता। हम आयन की ही सांद्रता कंसीडर करेंगे, सॉलिड की कंसंट्रेशन की बात नहीं। सॉलिड में कंसंट्रेशन में कहाँ चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड पाउडर तो रॉड के फॉर्म में है। आयन हमको कहाँ मिलेगा, आयन हमको मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो भरा है, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की ही कंसंट्रेशन तो चेंज होने की वजह से हमको नस्ट इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो सॉलिड की कंसंट्रेशन की बात कहाँ करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक्वस आयन की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि उसी की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होगी। तो आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग अपना रख देते हैं यहाँ पर नस्ट इक्वेशन में जो हमारा डेराइव हुआ था। चलिए भाई नस्ट इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। तो नस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, नस्ट इक्वेशन हमारे पास थी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एल एन, ठीक है। एल एन क्यू की जगह पे हमें रखना है, क्या रखना है, जिंक +2 एक्वस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 एक्वस आयन की कंसंट्रेशन। या तो ऐसे लिखें, चाहे तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एल एन एनोड कंसंट्रेशन अपॉन एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में भी ये नस्ट इक्वेशन है और इस फॉर्म में भी नस्ट इक्वेशन है। जो एल एन है इसको अगर हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग वो कर दिए, यहाँ पे यहीं पर इसको log बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आएगी जब इसका भी वैल्यू रखेंगे। log में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब ये वैल्यू आएगी। तो इसको log में कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है भाई, log में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, log बेस 10 में, ठीक। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log, ठीक है, log एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, ठीक। कभी कभी डेरिवेशन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, जनरली डेरिवेशन नहीं ही पूछा जाता है, सवाल ही रहता है, ठीक। तो कुल मिला के जब हम इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास नस्ट इक्वेशन क्या आती है भाई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड कंसनट्रेशन अपॉन कैथोड कंसनट्रेशन, या ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग डेनियल सेल की अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली, तो डेनियल सेल के केस में जिंक +2 आयन की सांद्रता बटे कॉपर +2 आयन की सांद्रता। ठीक, जहाँ पर एन क्या चीज़ है, जहाँ पर एन जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है जब सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। जैसे डेनियल सेल में देखिए, डेनियल सेल में जब रिएक्शन हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आपको दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, कितना हो जाएगा एन की वैल्यू, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एन की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, यहाँ पे एन की वैल्यू हमको मिलेगी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो एन का मान कितना होगा, एन का मान होगा 2। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है वो हम रिएक्शन से समझ जाएंगे, देख करके भी समझ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया भाई। क्या है हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है, फिर इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट इक्वेशन, तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। ठीक है, ये किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, किसी भी सेल के लिए। अब बस आपको पहचानना है कौन सा चीज़ एनोड है और कौन सा चीज़ कैथोड है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। बहुविकल्पी में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहीं पर कुछ और चीज़ें पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर सवालों पर चलेंगे। जैसे क्या क्लियर कर लेते हैं, देखिए क्या क्लियर करना है हम लोगों को, ध्यान दीजिए। ठीक है भाई, कि ये तो हो गया हमारा नष्ट इक्वेशन, नष्ट समीकरण। यहीं पर आप ध्यान दीजिए इस नष्ट इक्वेशन में, तो ये क्या था, एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन जो आया था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ये क्या था, लॉग क्यू था ना, क्यू की जगह पे हमने लिखा था। क्यू क्या है, अभिक्रिया निर्देशांक है। ठीक, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, कैसी अभिक्रिया होती है बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगर होती, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर होती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में एक चीज़ आता है क्या, साम्य स्थिरांक। क्या आता है बेटा, साम्य स्थिरांक का कॉन्सेप्ट आता है। और किसी भी रिएक्शन में जब साम्य स्थापित होता है, मतलब जब अग अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि साम्यावस्था पर, किस पर भाई, साम्यावस्था पर, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है कि Q का जो वैल्यू है वो Kc के बराबर हो जाता है। Kc क्या चीज़ है बेटा, Kc है साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, Kc क्या चीज़ है, साम्य स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और ये जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक, ये इसकी वैल्यू बराबर हो जाती है Q की वैल्यू। Q का जो मान है वो साम्यावस्था पर अगर आप निकालेंगे उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, साम्य स्थिरांक कह देते हैं। क्योंकि अभिक्रिया साम्य में आ चुकी होती है, तो इसलिए Q का जो वैल्यू है वो कह देते हैं कि वो Kc है, यानी साम्य स्थिरांक है। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc। ये तो यही हुआ। और एक बात होती है कि साम्यावस्था पर ई सेल का जो मान है वो 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है भाई, क्योंकि ये ई सेल, ये ई सेल नष्ट समीकरण क्यों कर रहे थे हम, नष्ट समीकरण इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता जो है वो बदलती है, चेंज होती है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता अगर बदलेगी तो क्या होगा कि उसी के लिए हमको नष्ट समीकरण चाहिए था कि जब कंसंट्रेशन चेंज हो तब कैसे हम
किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या कर सकते हैं, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था। लेकिन जब साम्यावस्था स्थापित हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सांद्रता जो है, देखिए साम्यावस्था का क्या मतलब होता है कि जब साम्य स्थापित होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी साम्य स्थापित होता है तो साम्य स्थापित होने की स्थिति में क्या होता है कि सांद्रता जो है ना वो स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है उसकी, मतलब उसमें चेंज नहीं आता, स्थिर हो जाती है। और कंसंट्रेशन स्थिर हो जाती है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो जब कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर ई सेल का वैल्यू तो जीरो ही आएगा ना, क्योंकि ई सेल नष्ट समीकरण का जो ई सेल है, ई नॉट सेल की बात नहीं, क्योंकि ई नॉट सेल तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन का है, इसका तो फार्मूला हमें मालूम है कि कैथोड की अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, उससे निकल जाएगा ई सेल, ई नॉट सेल, ये तो हम निकालना जानते ही हैं, ठीक। लेकिन सांद्रता सेल का, जिसमें कि सांद्रता चेंज हो रही, उसका जो नष्ट समीकरण है, जब सांद्रता ही स्थिर हो गई, तो जब सांद्रता स्थिर हो गई तो ई सेल का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। ई सेल का वैल्यू जीरो रख दीजिए, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। इसको इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको साम्य स्थिरांक का भी मान निकालने के लिए पूछा गया है, और पिछली क्लास में मैंने आपको एक सवाल कराया भी। तो लॉग के सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एन इंटू ई नॉट सेल, या क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591, या हम कह सकते हैं के सी इज इक्वल टू हो जाएगा एन टी लॉग ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है कि साम्य स्थिरांक और ई सेल में, ई नॉट सेल में क्या संबंध होता है। ये किस में संबंध है भाई, साम्य स्थिरांक यानी के सी और सेल विभव, साम्य स्थिरांक, ठीक है भाई, क्या बेटा, साम्य स्थिरांक के सी और सेल विभव ई नॉट सेल में संबंध, रिलेशन, क्या रिलेशन है, तो क्या संबंध है भाई कि लॉग के सी बराबर होता है ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। ठीक है, ये दोनों ही फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों ही फार्मूले से सवाल आता है। ठीक, क्लियर है बेटा, इन दोनों ही फार्मूले से सवाल आता है। तो अगर हम लोग इसको समराइज़ करें नस्ट इक्वेशन को, तो नस्ट इक्वेशन को अगर हम समराइज़ करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन आई। एक तो नस्ट इक्वेशन आई जो कि सांद्रता सेल निकालना है, जो कि क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, क्या होता है, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। ठीक है, एनोड की सांद्रता बटे किसकी सांद्रता भाई, कैथोड की सांद्रता। एक तो नेक्स्ट इक्वेशन। दूसरा आया कि लॉग के सी बराबर ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। ये दो इक्वेशन हमारे पास आई, इन दोनों इक्वेशन पर सवाल आता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब आ जाते हैं सवाल पर, नेक्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है भाई, क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए
2022